नमस्कार दोस्तों, परीक्षार्थियों, भावी अध्यापकों। मैं सुनीता शर्मा एक बार फिर से आपका हिंदी साहित्य की कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। देखिए, आज हम देखते हैं हिंदी भाषा का विकास और हिंदी भाषा और उसका विकास पार्ट 3। अभी तक हमने 2 भाग किए थे इसके, जिसमें हमने हिंदी भाषा को अलग अलग सोपानों में देखा कि किस प्रकार विकसित हुई वो। अब हम देखेंगे कि हिंदी भाषा विकसित होने के बाद फिर उसकी साहित्यिक रूप देने के लिए तथा पूरे देश में उसको राष्ट्रभाषा को बनाने के लिए क्या क्या योगदान हुआ। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। हिंदी भाषा और इसका विकास भाग 3। जब आम लोगों की भाषा बन गई हिंदी, तो उसको विभिन्न संस्थाओं ने और पत्र पत्रिकाओं ने उसको राष्ट्रभाषा बनाने में तथा लोगों को फैलाने में विशेष योगदान दिया। इसी योगदान को हम पढ़ेंगे आगे आने वाले में। सबसे पहले बात करते हैं हम प्रमुख संस्थाओं की। जो प्रमुख संस्थाएं थी जो हिंदी भाषा से जुड़ी हुई थी और जिनका योगदान हिंदी भाषा के लिए अविस्मरणीय है, हम उनकी बात करते हैं। ये प्रमुख संस्थाएं कौन कौन सी है? पहला नाम आता है काशी नागरी प्रचारणी सभा का। इस सभा की स्थापना 10 मार्च 1893 ईस्वी में की गई थी। इसके प्रथम सभापति राधा कृष्ण दास थे और इस संस्था का उद्देश्य अदालतों में हिंदी को विशेष दर्जा दिलवाना था, यानी कि उसको अदालती भाषा बनाना था। ध्यान देना, 2-3 प्रश्न बन जाते हैं इसके। कब स्थापना हुई थी, कहाँ हुई थी, प्रथम संपादक कौन थे और इसका उद्देश्य क्या था। इस प्रकार हम इनको 2-2, 3-3 प्रश्नों में करके एक एक संस्था को याद करेंगे, क्योंकि कई बार संस्थाओं से संबंधित प्रश्न आ जाते हैं। दूसरा जो है हमारा, वो हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है पेपर में। यह सम्मेलन हुआ था एक। बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने हिंदी के विकास, प्रचार प्रसार के लिए और आगे कैसे उसकी योजना बनाई जाए, उसी संबंध में प्रयाग में 1910 में सम्मेलन का आयोजित किया था। इसके संस्थापकों में यदि नाम आता है, इस सम्मेलन का स्थापना किसने की या आयोजन किसने किया, तो महर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन का विशेष योगदान रहा इसमें। इन्होंने इस सम्मेलन की प्रथम अध्यक्षता भी की थी, यानी कि इस सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष भी राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन थे। इस सम्मेलन के फलस्वरूप, यानी कि ये सम्मेलन होने के बाद यह निश्चित किया गया कि कोई एक संस्था बनाई जाए जो विशेष उद्देश्य को लेकर चले, और इसी के फलस्वरूप प्रयाग साहित्यिक संस्था की स्थापना हुई। यानी कि अगर आपके पास प्रश्न आ जाता है प्रयाग साहित्यिक संस्था की स्थापना कब हुई, तो वो भी 1910 में आएगा। कहाँ हुई? प्रयाग में, यानी कि इलाहाबाद में, यानी कि आज आधुनिक प्रयागराज में। तो इसका मुख्य उद्देश्य था, किसी विशेष उद्देश्य को सामने रखकर इस संस्था की स्थापना की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था परीक्षाएं आयोजित करवाना, यानी कि अलग अलग तरह की परीक्षाएं आयोजित करवाती थी ये, जिसमें मुख्यतः थी शास्त्रीय और विशारद की परीक्षा। शुरुआत में 2 करवाती थी, बाद में धीरे धीरे कई परीक्षाओं का आयोजन करवाने लगे ये। और आज़ादी के बाद भी ये संस्था अपने कार्यरत रही और इसको 1963 में राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया गया। यानी कि इस संस्था का राष्ट्रीय महत्व की संस्था इसको माना गया और इसको राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण संस्था घोषित किया गया। अब अगला नाम आता है हमारा दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा मद्रास। ये इसका नाम था, लेकिन इसकी स्थापना मद्रास में नहीं हुई थी। ध्यान देना, क्योंकि मद्रास के लिए स्थापना इसकी की गई थी, इसलिए इसका नाम हिंदी प्रचार सभा मद्रास है। इसका उद्देश्य जो था वो दक्षिण भारत में ईसाई धर्म को लोग अपना रहे थे, ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार को रोक के हिंदुत्व को बढ़ावा देना था। इंदौर में इसकी स्थापना हुई थी 1918 में। ध्यान देना, स्थापना इसकी 1918 में इंदौर में हुई थी। अगला जो नाम आता है हमारा, वो आता है राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा। वर्धा में इसकी स्थापना हुई थी और 1936 में इसकी स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य एक विशेष उद्देश्य था जो रखा गया था, जो हमारे महापुरुष थे उन्होंने, कि जो लोग दूसरे देशों में जाकर बस गए हैं और भारतीय हैं, उन लोगों के अंदर राष्ट्रीय भावना को जागृत करना। क्योंकि उस समय देश को आज़ाद करवाने के लिए ऐसे लोगों की आवश्यकता बहुत अधिक थी, क्योंकि उनके पास पैसा था। तो उन लोगों का सपोर्ट चाहने के लिए, यानी कि उनका सहयोग चाहने के लिए इस संस्था की स्थापना की गई। इस संस्था के सदस्य विदेशों में जाते और लोगों में राष्ट्रीय भावना जागृत करते, उनको देश की परिस्थितियों के बारे में बताते थे और विदेशों में जाकर हिंदी प्रचार प्रसार भी करते थे। और इस संस्था ने एक नारा दिया था, एक हृदय भारत जननी, यानी कि भारत जननी के जितने भी बेटे बेटी है उनका हृदय एक ही है, चाहे वो विदेशों में रहे, वो अलग नहीं हो सकते। इस प्रकार करके लोगों के अंदर राष्ट्रीय भावना जागृत करते थे। और इसके संस्थापक जो थे महात्मा गांधी और राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन थे, उनके ही प्रयासों से इस संस्था की स्थापना हुई थी। अगला जो नाम आता है हमारा, वो आता है महाराष्ट्र सभा
राष्ट्रभाषा सभा पुणे, यानी कि पूना में इसकी 1945 में स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य था पश्चिम भारत में हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना, यानी कि पश्चिमी जो लोग थे अपनी स्थानीय भाषा बोलते थे, लेकिन उनको भी हिंदी के महत्व को बताने के लिए इस सभा की स्थापना की गई। उसके बाद अगला जो नाम आता है वो है असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति। अब पूर्व में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए किस संस्था की स्थापना हुई, तो वो हम कहेंगे असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की 1938 में हुई, क्योंकि पूर्वोत्तर भारत के जो लोग थे वो हिंदी को बिल्कुल नहीं जानते थे। उन लोगों में हिंदी के फैलाव के लिए इस संस्था की स्थापना की गई। उसके बाद अगला जो नाम आता है हमारा वो है हिंदी विद्यापीठ देवधर। काफ़ी महत्वपूर्ण संस्था थी ये भी। इस संस्था 1929 में इसकी स्थापना हुई और इस संस्था का उद्देश्य था भाषा को साहित्यिक रूप देना, यानी कि व्याकरणिक रूप से परिनिष्ठ और सुदृढ़ भाषा का प्रयोग करे लोग, इस बात पर बल देते थे। व्याकरणिक इकाइयों की स्थापना भी की इन्होंने इस संस्था ने, तो इस तरह इस संस्था का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। उसके बाद अगला नाम आता हमारा मुंबई हिंदी विद्यापीठ। इसका क्या कार्य था? इसका कार्य भी हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना था, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी को सारे लोगों में ये महत्व की भाषा बनाए और वह राष्ट्रभाषा का रूप धारण कर ले। 1938 में इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद अगला जो हमारा नाम आता है वो आता है राष्ट्रभाषा, यानी कि हिंदी के प्रचार प्रसार में विभिन्न पत्र पत्रिकाओं का योगदान। यदि हम पत्र पत्रिकाओं के योगदान की बात नहीं करेंगे तो हमारी बात अधूरी रह जाएगी, क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा। कई बार एक आधा प्रश्न इधर से भी आ जाता है। तो इस तरह से यदि हम हिंदी के पहले पत्र की बात करें तो उस पत्र का नाम था उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड जो है बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये। इस पत्र का जिक्र बहुत बार होता है, बहुत जगह होता है। यह हिंदी का प्रथम पत्र था जो मई 1826 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था, लेकिन किन्हीं कारणों से, यानी कि यह राष्ट्रीय भावना से प्रेरित रचनाएं निकालता था, तो सरकार का दबाव था और भी कई कारण थे। उन कारणों से इसे दिसंबर 1927 में ही 1827 आएगा, ये गलती से 1927 लिखा गया है यहाँ पे, 1827 में इसको बंद करना पड़ा। यह साप्ताहिक पत्र था, यानी कि सप्ताह में एक बार निकलता था यह पत्र। ध्यान देना, इसको आप करेक्ट करोगे 1827। और इसका उद्देश्य जो था वो एक ही था, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय भावना लोगों में उत्पन्न करना। इसके प्रथम संपादक थे पंडित जुगल किशोर शुक्ल। उन्होंने जो है इसका प्रथम संपादन कार्य किया था। अगला जो नाम आता है हमारा पत्र का ही, वह नाम आता है बंगदूत का। यह भी महत्वपूर्ण पत्र था। यह पत्र 10 मई 1829 को कलकत्ता से ही प्रकाशित हुआ और यह भी सप्ताह में एक बार निकलने वाला पत्र था। इसके प्रथम संपादक थे राजा राम मोहन राय। उसके बाद अगली बात करते हैं भारत मित्र की। भारत मित्र पत्र 1834 में यह भी कलकत्ता से प्रकाशित हुआ और यह भी सप्ताह में एक बार निकलता था। इसका नाम पहले भारत मित्र था और बाद में इसका नाम बदलकर प्रजा मित्र रख दिया। इसके संपादक जो थे वो रुद्रदत्त राम मोहन थे। तो इस प्रकार इस पत्र का भी हिंदी के प्रचार प्रसार में बहुत योगदान रहा। उसके बाद अगला नाम आता है हमारा प्रजा हितैषी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार आ जाता है। यह पत्र 1860 में आगरा से निकला था। ध्यान देना, यह आगरा से निकला। अभी तक तो अधिकतर पत्र कलकत्ता से निकल रहे थे, आगरा से निकला और इसके संपादक जो थे वो राजा लक्ष्मण सिंह थे। उसके बाद अगला नाम आता है समाचार सुधावर्षण, यानी कि यह पत्र जो था वो जून 1854 में कोलकाता से निकला। ध्यान देना, यह पत्र इसलिए भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि यह हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र था और इसके जो प्रथम संपादक थे वो श्याम सुंदर दास थे। इन्होंने इसका संपादक कार्य किया। उसके बाद अगला जो नाम आता है हमारा वो है कवि वचन सुधा। ये याद करने की है और सन भी अच्छे से याद करोगे आप। कवि वचन सुधा 1868 ईस्वी में बनारस से निकलने वाला पत्र था, यानी कि बनारस से निकला यह पत्र कवि वचन सुधा। यह एक कवि वचन सुधा 1868 में बनारस से निकलने वाली मासिक पत्रिका थी। बाद में इसे पाक्षिक बनाया गया तथा साप्ताहिक बनाया गया, यानी कि इसकी अधिक मांग थी। उस मांग के कारण इसको पहले महीने में एक बार निकलती थी, फिर 15 दिन में निकलने लगी और उसके बाद सप्ताह में निकलने लगी। काफ़ी चर्चित पत्रिका रही है और इसके जो संपादक थे वो भारतेंदु हरीशचंद्र जी थे। इसमें दूसरा नाम आता है हमारा हरीशचंद्र मैगजीन का। हरीशचंद्र मैगजीन यानी कि मैगजीन जैसे कि आपको नाम से दिख रहा है, यह भी पत्रिका थी। इस पत्रिका का जो है यह पत्रिका हमारी 1873 ईस्वी में काशी से निकली।
और बाद में यह बनारस से प्रकाशित होने लगी। शुरुआत में कहाँ से निकली? काशी से, और बाद में बनारस से प्रकाशित होने लगी। इसका नाम पहले तेंदु के नाम पे हरीशचंद्र मैगजीन था, लेकिन बाद में इसका नाम हरीशचंद्र पत्रिका रख दिया गया। इसमें 2-3 बातें आती, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसके संपादक कौन थे, इसका पहले नाम क्या था और बाद में क्या था। और कई बार ये पूछ लिया जाता है हरीशचंद्र मैगजीन और हरीशचंद्र पत्रिका एक ही थी या अलग अलग थी, तो इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। उसके बाद फिर हम विभिन्न अखबारों की, पत्र पत्रिकाओं की बात करते हैं। तो एक मालवा अखबार था जिसका जिक्र हम यहाँ करेंगे। यह 1849 में इंदौर से प्रकाशित हुआ। यह मालवा अखबार इंदौर से निकला था 1849 ईस्वी में, और यह पश्चिम भारत का पहला हिंदी अखबार था। यानी कि जो संस्थाएं तो काफ़ी स्थापित हुई थी, लेकिन हिंदी अखबार जो है ना पश्चिम भारत से निकलने वाला ये पहला था, इसलिए यह इम्पोर्टेंट बन जाता है। दूसरा नाम, इसके अगला नाम जो लेते हैं वो हिंदी प्रदीप पत्रिका का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रश्न, इसमें भी 2-3 प्रश्न बन जाते हैं, यह ध्यान देने की जरूरत है। हिंदी प्रदीप जो थी, इसका प्रकाशन 1877 में प्रयाग यानी कि इलाहाबाद प्रयागराज से हुआ था। यह एक मासिक पत्रिका थी, महीने में एक बार निकलती थी। इसके संपादक जो थे वो बालकृष्ण भट्ट थे। ये जो थे 33 वर्षों तक इन्होंने इसका संपादन कार्य किया, खुद अपने खर्चे पे चलाई। उनके पास धन अभाव था, यानी कि धन नहीं था, फिर भी उन्होंने यह पत्रिका चलाई, और इसमें बालकृष्ण भट्ट के लगभग 1000 निबंध इसमें छपे। वो अपने खड़ी बोली में निबंध लिखते थे, इसमें छापते थे, और दूसरे लेखकों के निबंध और दूसरी कहानियाँ भी इसमें छपती थी, अधिकतर निबंध छपते थे इसमें। उसके बाद अगला नाम जो आता है हमारा वो है ब्राह्मण पत्रिका। यह मासिक पत्रिका थी 1833 में, और कानपुर से प्रकाशित हुई यह भी। इसके जो संपादक थे वह प्रताप नारायण मिश्र थे, इसके संपादक। तो इस प्रकार इसका नाम जो है, प्रताप नारायण मिश्र ने भी हिंदी में बहुत बड़ा योगदान दिया है। उसके इस तरह से उपरोक्त वर्णित सभी पत्र पत्रिकाएं जो है वो हमारी, वो किसकी मानी है? भारतेंदु युग की मानी जाती है, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र युग की। अब कुछ थोड़ी बहुत पत्र पत्रिकाओं का जिक्र करेंगे हम, जो द्विवेदी युग की थी। श्री महावीर प्रसाद द्विवेदी और आचार्य उनका द्विवेदी युग की प्रमुख पत्र पत्रिकाएं कुछ इस प्रकार थी। सबसे पहला नाम यदि द्विवेदी युग में आता है तो वह आता सरस्वती पत्रिका का। इस पत्रिका का प्रकाशन 1900 ईस्वी में शुरू हुआ था। बहुत ही इम्पोर्टेंट था, बहुत बार आता है पेपरों में, कब हुआ था इसका शुरुआत। लेकिन यह काशी से प्रकाशित हुई थी, और इसके प्रथम जो संपादक थे वह जो है बाबू श्याम सुंदर दास थे। ध्यान देना, कई बार प्रथम संपादक पूछ लिया जाता है, क्योंकि सरस्वती पत्रिका का जब नाम आता है तो हम आंख बंद करके महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, ऐसा नहीं है। 1900 से लेकर 1903 की शुरुआत तक इसके संपादक बाबू श्याम सुंदर दास रहे थे। इसका प्रकाशन शुरुआत में काशी से होता था, और बाद में इसको इलाहाबाद से प्रकाशित किया जाने लगा। सरस्वती पत्रिका का नाम हिंदी साहित्य में बहुत ही आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है, क्योंकि हिंदी को समृद्ध करने में इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, वो बहुत अच्छे हिंदी विशेषज्ञ थे, और उन्होंने हिंदी को बढ़ावा देने के लिए इसमें बहुत सारे लेखकों को और कवियों की कविताएं और लेख छापे थे, और बहुत सारों को उन्होंने शिक्षा भी दी थी, जिसमें निराला जी का नाम भी महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार 1903 में ये संपादक बने महावीर प्रसाद जी, और 1920 तक संपादक रहे। इस पत्रिका ने हिंदी को साहित्यिक और परिनिष्ठित रूप प्रदान किया, यानी कि व्याकरणिक रूप से अगर हिंदी खड़ी हो पाई तो इस सरस्वती पत्रिका का बहुत बड़ा योगदान रहा इसमें। इसने अनेक कवियों को और लेखकों को जन्म दिया, क्योंकि उनके उस पत्रिका में उनके पत्र, उनके निबंध, उनकी कहानियाँ, कविताएं वो छपती थी, और ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी पहले उनका अवलोकन करते थे और फिर छापते थे। इस प्रकार बहुत सारे ऐसे कवि और लेखक थे जिनकी रचनाएं इसमें छपी। उसके बाद हमारा पत्र आता है अगला, अभ्युदय। 1907 में प्रयाग से निकलता था अभ्युदय पत्र। यह भी एक साप्ताहिक पत्र था, और मदन मोहन मालवीय थे इसके संपादक। और अभ्युदय ने जो है ना देश के लोगों को अंधविश्वास मिटाने के लिए बहुत सारी शिक्षाएं दी। हर तरह के इसमें लेख छापे जाते थे। उसके बाद अगला नाम आता है कर्मयोगी। हमारा पत्र कर्मयोगी जो था 1909 में, यह भी प्रयाग से प्रकाशित हुआ। इसके संपादक सुंदरलाल थे।
फिर आगे एक और नाम आता है मर्यादा पत्रिका। यह पत्रिका 1909 में प्रयाग से निकली थी। बाद में यह यहाँ से चल के आगे अगले समय तक भी प्रकाशित होती रही। उसके बाद इसके जो संपादक थे वो कृष्णकांत मालवीय थे आरंभिक। प्रताप जो पत्र था यह 1913 में कानपुर से निकला था। इसके गणेश शंकर विद्यार्थी इसके संपादक थे, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद अगला नाम आता है सुदर्शन पत्रिका का। कई बार यही पूछ लिया जाता है क्योंकि ये राजस्थान के जो है वो जयपुर से प्रकाशित होती थी। यह पत्रिका 1900 में निकली और इसके संपादक जो थे वो देवकी नंदन खत्री थे। उसके बाद जो है हमारा अगला नाम आता है समालोचना पत्रिका। इसका नाम भी कई बार पूछ लिया जाता है। यह जयपुर से प्रकाशित होती थी अभी और 1902 में प्रकाशित हुई। संपादक चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे इसके। फिर नाम आता हमारा इंदु पत्रिका का। यह 1909 में काशी से निकलती थी। यह भी मासिका पत्रिका थी। इसके संपादक और सन थोड़े थोड़े याद कर लेना इन पत्रिकाओं के। उसके बाद एक बहुत बड़ा नाम आता है कल्याण। यह एक धार्मिक पत्रिका थी जो गोरखपुर से 1925 में निकलनी शुरू हुई, यानी कि इसका प्रकाशन जो 1925 से शुरू हुआ और आज भी यह निकल रही है। आजकल पिछले दिनों ये गोरखपुर प्रेस काफ़ी चर्चित रही कि उनके पास पैसा नहीं है फिर भी वो इस प्रकार की पत्रिकाएं लोगों को के लिए छापते हैं। तो यह कल्याण आज भी निकलता है यह पत्रिका वहाँ से। उसके बाद अगला नाम आता है हंस पत्रिका का। यह पत्रिका 1930 में बनारस से प्रकाशित हुई और इसके संपादक थे प्रेमचंद, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है। एक और चीज़ भी है इसमें, हंस पत्रिका जो थी वो दिल्ली से भी निकलती थी। ये दिल्ली से ही प्रकाशित होती थी। दिल्ली में इसके संपादक का नाम राजेंद्र यादव था। तो ध्यान देना आप, अलग अलग चीज़ है, दोनों संपादक अलग अलग है, पत्रिका एक ही थी जो दो जगह से प्रकाशित होती थी। उसके बाद अगली बात करते हैं हम छायावादी युग की। अब छायावादी युग की बात करते हैं। इसमें भी कुछ पत्रिकाएं थी जिन्होंने हिंदी के विकास में योगदान दिया। चांद पत्रिका का नाम आता है सबसे पहले, 1923 में निकली है। भी प्रयाग से निकलने वाला पत्र था ये, सॉरी पत्रिका नहीं। इसके रामरक्ष जो थे इसके संपादक थे, रामरक्ष दलित। उसके बाद है माधुरी पत्रिका, 1922 में लखनऊ से निकली और इस पत्रिका के संपादक नंद दुलारे भार्गव थे। ध्यान देना, नंद दुलारे वाजपेयी नहीं, नंद दुलारे भार्गव। उसके बाद अगला नाम आता है हमारा समन्वय पत्र और मतवाला पत्र। दोनों निकलते थे, दोनों ही कलकत्ता से निकलते थे और समन्वय और मतवाला दोनों के संपादक निराला रहे हैं। इसके अतिरिक्त शिव पूजन सहाय तथा महादेव प्रसाद भी इनके संपादक रहे। उसके बाद अगला पत्र आता करमवीर पत्र। यह जबलपुर मध्य प्रदेश से निकलता था और माखनलाल चतुर्वेदी इसके संपादक थे। धर्मयुग पत्रिका थी, काफ़ी चर्चित पत्रिका थी और धर्मवीर भारती जी जो थे वो इसके संपादक थे उस समय। उसके बाद है अगला विभिन्न विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन। देखिए अभी तक हमने पत्र पत्रिकाओं की बात की थी, अब हमारी जो हिंदी भाषा थी उसने राष्ट्रीय भाषा का रूप भी ले लिया, भारत आज़ाद भी हो गया, बहुत सारा जो ना हिंदी के संबंध में हमने पढ़ा। लेकिन क्या हमने आज़ादी के बाद हिंदी के विकास के लिए कुछ नहीं किया? नहीं किया। हमारी जो भारत सरकार है उन्होंने शुरू से क्या किया, विश्व हिंदी सम्मेलन जो ना आयोजन करने का फैसला लिया कि हम विश्व हिंदी सम्मेलन करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी को पहचान दिलाएंगे। तो भारत सरकार के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी को प्रचार प्रसार को बढ़ावा देने के लिए हिंदी सम्मेलनों का आयोजन किया जाने लगा। और ये हिंदी सम्मेलन शुरुआत में तो ये बात हुई थी कि हर साल किए जाएंगे, लेकिन ये हर साल नहीं हुए, बीच में कई कई सालों का इनके जो है वो ठहराव आया और अब तक जो है आरंभ से लेके अब तक, यानी कि यदि हम बात करें 1975 में ये निर्णय लिया गया था। यदि हम बात करते हैं 1975 से और अब तक की, तो तब से लेके अब तक इसने 11 हिंदी विश्व सम्मेलन अब तक हो चुके हैं और 12वां जो है कहाँ होना है यह भी डिसाइड किया जा चुका है। अब देखिए कहाँ कहाँ हुए, थोड़ा मोटा मोटा पढ़ने की ज़रूरत है, इनको ज़्यादा समय लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कई बार सम्मेलन पूछ लिया जाए तो ऐसा होता है, हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। प्रथम सम्मेलन 10 से 12 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित किया। कहाँ हुआ? प्रथम नागपुर। यानी कि दूसरा जो सम्मेलन था यह 28 से 30 अगस्त तक 1976 को मॉरिशस में हुआ। देखिए एक साल के अंतराल पे हुआ दूसरा और पहला। उसके बाद यदि हम तीसरे सम्मेलन की बात करें तो इसमें जो है हमारा दूसरे और तीसरे में काफ़ी अंतर आया। तीसरा सम्मेलन जो था हमारा 28 से 30 अक्टूबर 1983 को हुआ और यह भी दिल्ली में आयोजित हुआ।
तो 76 और 83 के बीच लगभग 7 सालों का फ़र्क हो गया है यहाँ पे। उसके बाद जो था अगला चौथा सम्मेलन जो है हमारा वो 2 से 4 दिसंबर 1993 को। अब ये देखिए 10 सालों के बाद हुआ और मॉरिशस में इसका आयोजन हुआ। उसके बाद 5वां सम्मेलन जो है हमारा हिंदी का विश्व हिंदी सम्मेलन, वो 4 से 8 अप्रैल 1996 को त्रिनाद आएगा, ये त्रिनाद और है, ये ध्यान देना, करीब ये टाइपिंग में थोड़ी गलती हो गई, टोबैको की राजधानी पोर्ट ऑफ सोन में हुआ। त्रिनाद और टोबैको की राजधानी है पोर्ट ऑफ सोन, वहाँ पे इसका आयोजन हुआ। उसके बाद 6ठा सम्मेलन जो है वो 14 से 18 सितंबर 1999 को 14 से 18 सितंबर 1999 को लंदन में हुआ। कई बार पूछ लिया जाता है 6ठा सम्मेलन कहाँ हुआ था, लंदन में। उसके बाद दूसरा यह ये थोड़ी सी टाइपिंग में गड़बड़ हो गई, थोड़ा सा, हाँ ये कट कर दिए इतना। उसके बाद हमारा जो 7वां सम्मेलन जो था वो 6 से 9 जून 2030 को सूरीनाम में आयोजित किया गया। कहाँ किया गया? 7वां सम्मेलन 6 से 9 जून 2003 को। अब देखिए 99 के बाद जो था वो 2003 में हुआ सूरीनाम में। उसके बाद 8वां जो सम्मेलन था वो 13 से 15 जुलाई 2007 को न्यूयॉर्क में हुआ। 13 से 15 जुलाई 2007 को न्यूयॉर्क में। उसके बाद 9वां सम्मेलन जो था वो 22 से 24 सितंबर 2012 को जोहानिसबर्ग में हुआ था। 2012 में 5 साल के बाद जो है 9वां सम्मेलन हुआ। और फिर 10वां सम्मेलन जो काफ़ी चर्चित रहा, आपने भी देखा होगा, पिछले जो है ना 5-1 साल पहले हुआ है, भाजपा की सरकार थी और भोपाल में आयोजन हुआ था। बड़े ज़ोर शोर से इसका आयोजन हुआ था, काफ़ी साजो सामान के साथ, बहुत ही चर्चित रहा था ये। उसके बाद 11वां जो सम्मेलन था वो 18 से 20 अगस्त 2018 को मॉरिशस में हुआ था। और उसके बाद हम बात करते हैं 12वें सम्मेलन की, जो हुआ नहीं है, होने वाला है, यानी कि प्रस्तावित है हमारा 12वां सम्मेलन। 12वां सम्मेलन जो है हमारा कहाँ हुआ होगा? 2021 को फिजी में होगा। ये फिजी में प्रस्तावित है, क्योंकि जब पहला सम्मेलन संपन्न होता है तो अगले सम्मेलन के जगह की और सन की घोषणा पहले ही कर दी जाती है, इसलिए यह 12वां सम्मेलन हमारा प्रस्तावित है। अब तक कितने सम्मेलन हो चुके? 11 हो चुके। उस शुरुआत कब हुई थी? 1975 में हुई थी। अगला देखिए, अब यहाँ पर देखिए, हम हिंदी भाषा की बात जब कर रहे हैं तो हम थोड़ी सी मोटी सी हिंदी भाषा की लिपि की भी बात कर लेंगे, क्योंकि बिना लिपि की बात किए भाषा की बात अधूरी रह जाएगी। तो हिंदी भाषा की लिपि जो है वो क्या है और कैसे है और कहाँ से निकली, इसे बारे में बात करेंगे। किसी भी भाषा की लिपि की यदि हम बात करें तो जो मौखिक ध्वनियाँ हम बोलते हैं उनको लिखकर प्रकट करने वाले चिन्ह जो होते हैं वही मूल रूप से उस भाषा की लिपि कहलाते हैं, यानी कि ध्वनियों का लिखित रूप ही लिपि है। हिंदी की लिपि देवनागरी है, ये तो हमें पता ही है। इसकी जननी ब्रह्मी लिपि है, यानी कि इसकी माँ जो है ब्रह्मी है, ब्रह्मी से निकली थी, लेकिन ये ब्रह्मी से सीधी नहीं निकली, ब्रह्मी का विकास होकर कैसे निकली इसको हम आगे आने वाली सारणी में देखेंगे। किस प्रकार हिंदी भाषा की लिपि की यदि हम बात करें तो हिंदी भाषा की लिपि का विकास, प्राचीन लिपि यदि माने सबसे प्राचीन, तो वो है हमारी ब्रह्मी लिपि, यानी कि सबसे प्राचीन लिपि ब्रह्मी लिपि थी। आगे यदि हम ब्रह्मी लिपि की फिर बात करें तो उसकी 2 आगे शाखाएं हैं, 2 बेटियां उसकी, एक उत्तर शैली और दूसरी जो है वो दक्षिण शैली। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरी हमारी दक्षिण शैली होगी। फिर हम दक्षिण शैली को तो छोड़ देते हैं, उत्तर शैली की बात करते हैं हम। उत्तर शैली की फिर आगे 4 बेटियां हुई, एक गुप्त लिपि, एक कुटिल लिपि, एक शारदा लिपि और एक प्राचीन लिपि। इस प्रकार उत्तर शैली हमारी 4 में विभक्त हो गई। फिर हम देखते हैं कि हमारी जो है वो देवनागरी लिपि कहाँ से निकली। फिर प्राचीन लिपि जो थी उसकी आगे फिर 2 पुत्रियाँ हुई, एक पूर्वी नागरी और एक पश्चिमी नागरी, 2 भागों में विभक्त हुई है। क्योंकि इन तीनों की बात हम नहीं करेंगे, हम प्राचीन लिपि की करेंगे, क्योंकि देवनागरी का संबंध इससे है। पूर्वी नागरी और पश्चिमी नागरी में से फिर हम पूर्वी नागरी को छोड़ देंगे और पश्चिमी नागरी की बात करेंगे। फिर हमारी पश्चिमी नागरी जो थी वो 5 भागों में विभक्त हुई, पहला राजस्थानी, दूसरा गुजराती, तीसरा महाजनी, चौथा महाराष्ट्री और 5वां देवनागरी। इस प्रकार हमारी देवनागरी लिपि का विकास हुआ। यदि हम कहें कि सीधे तौर पे तो ये पश्चिमी नागरी से विकसित हुई है, और यदि हम बात करते हैं मूल रूप से
तो मूल रूप से जो हमारी देवनागरी लिपि है वो ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है। इस प्रकार हमारी लिपि का, हिंदी देवनागरी लिपि का विकास हुआ। इस प्रकार यदि हम मोटे तौर पे यदि बात करें तो पश्चिमी नागरी लिपि से देवनागरी लिपि निकली है। और यदि बात आ जाती कि इसके मूल में कौन सी लिपि थी तो ब्राह्मी लिपि से विकास हुआ इसका। बात ऐसी, इस प्रकार से अलग अलग 2 प्रश्न बन जाएंगे। इसके अतिरिक्त हम कुछ अन्य भाषाओं की लिपि की बात भी कर लेते हैं, क्योंकि कई बार एक और भाषाओं के बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले हम देवनागरी लिपि की बात करेंगे। यहाँ हिंदी के साथ साथ संस्कृत, नेपाली, मराठी तथा कोंकणी भाषा की लिपि है क्या, देवनागरी। फिर रोमन लिपि है, यह फ्रेंच, अंग्रेजी और जर्मन भाषा की लिपि है, बहुत बड़ा क्षेत्र है इसका भी। फारसी लिपि है, यह अरबी, फारसी और उर्दू की लिपि है। इसके अलावा गुरमुखी लिपि है, यह पंजाबी भाषा की लिपि है। इस प्रकार कुछ लिपियों को और थोड़ा सा याद कर लेना है, कई बार अलग अलग भाषा की लिपि पूछ ली जाती है। इस प्रकार हमारा यह हिंदी भाषा और विकास, उसका यह चैप्टर संपूर्ण हुआ। ये देखते रहिए, मेरा चैनल देखते रहिए, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स दें और आप आगे ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले और मैं आपके लिए आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियो तैयार कर पाऊँ जो आपके लिए सहयोगी साबित हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।